तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रितेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन सिलेक्शन आरईए पॉइंट में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का मैं कई क्लास पढ़ा चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यदि आप सभी लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोग तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और यदि हेल्पदार साबित हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग, ताकि ये भी एक नया चैनल है तो नए चैनल का भी आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर लेकर चलते हैं आप सभी को। और हमारा अगला क्वेश्चन है 91 और क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। अब अगर हमें चर्चा करना है कि इनमें से जो दिए गए युग्म हैं उनमें से कौन सा सही मिलान करता है ना। तो चलो क्यों ना हम बिना बातचीत किए हुए अपने टॉपिक पर शुरुआत कर देते हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो सभी युग्मों का मिलान किया गया है। क्या किया गया है? शेषावस्था, बाल्यावस्था। जैसे कह रहा है जो शेषावस्था होता है तर्क लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। दरअसल अगर हम शेषावस्था की बात कर लें तो 0 वर्ष से होता है, ठीक है। 0 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक, 1 वर्ष या 2 वर्ष तक माना जाता है शेषावस्था। और शेषावस्था में कौन से बच्चे तर्क करना शुरुआत करते हैं, है ना। तो ये प्रश्न हमारा बिल्कुल गलत चला जाएगा। अगर ये मिलान की बात कर रहा है तो ये गलत। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक एवं तार्किक सोच प्रारंभ करता है, तो इसमें निगमनात्मक सोच भी नहीं रखता है और तार्किक सोच तो बिल्कुल ही नहीं रखेगा। तर्क कहां कर पाएगा पूर्व संक्रियात्मक में, है ना। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण। मूर्त संक्रियात्मक ऐसे बच्चे होते हैं जिसको प्रतिमा को देख करके और एनालिसिस कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। बिल्ली को देखने के बाद वो जान जाते हैं कि ये बिल्ली है, कुत्ते को देखेंगे तो कुत्ता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये अवस्था बिल्कुल सही जाएगा। निम्न में से कौन सा सही युग मिलान करता है? तो ये अपना सही मिलान कर रहा है। अब अगर अमूर्त संक्रियात्मक की हम बात कर लें, अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना की शुरुआत करता है। देखो अमूर्त चिंतन की बात ऐसी होती है कि उसमें कल्पना नहीं, उसमें ऐसी चीजें प्रक्रिया दी होती हैं कि जिसको बिना देखे उसके बारे में हम सोचें, यानी तार्किक चिंतन करें। तो ये अमूर्त, ये तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 11 वर्ष से अपर आयु वाले बच्चों में होता है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है नंबर नेक्स्ट आ जाएगा कि निम्नलिखित में से 92 और 92 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ऑफ द प्रोग्रेसिव क्लासरूम। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील कक्षा है ना। प्रगतिशील कक्षा। अच्छा, अगर हमें प्रगतिशील कक्षा की बात करना है तो ऐसे क्लासरूम रखना चाहिए जिसमें सभी बच्चे करिकुलम के माध्यम से यानी सेल्फ करके सीखें, है ना। उसे कहते हैं प्रगतिशील कक्षा। तो कह रहा है परीक्षक पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, यानी शिक्षिका पूरी तरीका से कक्षा को नियंत्रित करती है। अगर शिक्षिका नियंत्रित करेगी तो वह क्लास प्रगतिशील नहीं होगा, है ना। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम नहीं होना चाहिए, महत्तम होना चाहिए बच्चों की भागीदारी। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। हाँ सही है, इसमें गतिविधि शामिल करना चाहिए, बच्चों के मूल्यांकन शामिल करना चाहिए, लेकिन कार्य करते हुए सभी बच्चों को कार्य करते हुए दिखाया जाना चाहिए। समय सारणी, बैठने की व्यवस्था तय नहीं, बैठने की व्यवस्था और समय सारणी कभी भी विद्यार्थियों के बीच में तय नहीं करना चाहिए। उनको इंक्लूसिव क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंक्लूसिव क्लास में बच्चों को एक लचीलापन प्रदान करें कि कोई बच्चा कहीं भी बैठ सकता है।
जो बच्चा कल पीछे बैठा था वो आज आगे बैठने की अनुमति है, यानी बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पीछे बैठ रहा है उसको पीछे ही बैठना है, यानी सभी बच्चों में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए और ना ही टीचरों को इस प्रकार की भावना को उत्पन्न होने देना चाहिए क्लासरूम में, है ना। बच्चों के बैठने की समय सारणी तय करनी ही नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब किसकी बात कर रहा है, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर लें कि मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए, तो अभी ऊपर बताया गया प्रगतिशील, तो प्रगतिशील यानी कि गति करते हुए होना चाहिए, है ना। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। जी नहीं, शैक्षणिक कार्य औपचारिक परीक्षा के माध्यम से, यानी एक बार ली जाने वाले नहीं की जानी चाहिए, ऐसा करिकुलम करना चाहिए। देखो नई शिक्षा नीति में अर्धवार्षिक, वार्षिक, क्लास टेस्ट ऐसे से करके बना दिया गया है। तो दूसरा कह रहा है एक निश्चित अवधि में, बिल्कुल सही, बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, एक निश्चित अवधि होना चाहिए जिसमें बच्चों की प्रगति का पता लगाना चाहिए। यह प्रश्न काफी हद तक सही लग रहा है। चलो अगला देखते हैं। कह रहा सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, यह भी तो सही लग रहा है। योग्यता के क्रम में बच्चों के रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण, नहीं, रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो पहला और चौथा तो बिल्कुल सही है। अब दो जो है वो सही लग रहा है। तो ये क्या कह रहा है, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही। लेकिन हमारा तीसरा क्या कह रहा है, सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। जी नहीं, केंद्र नहीं होना चाहिए, यानी केंद्रित नहीं रखना है। हमें किसी भी प्रकार की शैक्षणिक कार्य विधियों को केंद्रित करके नहीं रखना है, ठीक है ना। अगर हम केंद्रित कर देंगे तो वहां भी बहुत नुकसान हो जाएगा, यानी बच्चों में समझ लो भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो हमें केंद्रित नहीं करना है। अगर हम लोग शिक्षण अधिनियम की बात कर लें तो उसमें बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। तो ये कौन सा होगा, कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य एवं प्रामाणिकता को कम करना। कम नहीं करना है भैया, बढ़ावा देना है ना। अगर कम करने से संबंधित चीजें कभी भी विद्यार्थियों के पक्ष में आ जाए तो उसे तुरंत काट देना है। अध्यापक के पक्ष में आए तो एक बार सोचा भी जा सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के प्रासंगिक एवं प्रामाणिकता को कम नहीं करना है हम लोग को तुरंत, यानी ये गलत है ना। पहला तो गलत चला गया। अब दूसरा, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। हाँ, ये सही देखा जा सकता है, लेकिन पहले हम और पढ़ लेते हैं। कह रहे उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना। कह रहा उपकरणों और सहायक तकनीकी, अब बच्चों के लिए उपकरण और जो सहायक तकनीकी हैं उसे हमें कम नहीं करना है, उसका तो हमें बढ़ावा देना है। विद्यार्थियों की
व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। देखिए, विद्यार्थियों के पसंद और उनकी स्वायत्तता यानी कि वो क्या करना चाहते हैं स्वतः, उसको प्रतिबंधित नहीं करना है, उसे बढ़ावा देना है। क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो यहां से प्रतिबंधित करने से निगेटिव, यानी अब देखो आसपास के खतरों, अगर कोई खतरा है उससे तो भैया कम करना चाहिए, है ना। तो सब लोग मिलजुल करके इसको कम करना चाहिए, उससे बच्चों को सीख भी मिलेगा। उसमें बताना चाहिए कि पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए, बारिश का सीजन जैसे होता है तो बहुत सारे बच्चे पेड़ के नीचे रुकते हैं, पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए। ये सब चीजें बच्चों को समझाना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा है कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। अगर अधिगम को सुसाध्य करना है यानी सुधारना है तो अध्यापक को किस पर जोर देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना नहीं, परीक्षा के प्रति भय नहीं पैदा करना है ना। अगर हम भय पैदा करेंगे तो बच्चा डर जाएगा, परीक्षा में अच्छे रैंक अचीव नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें उसे भय पैदा नहीं करना है ना। रट कर याद करने पर बल देना, यह भी नहीं, रट्टू नहीं बनाना हमें बच्चों को। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, यह भी नहीं है। निष्क्रियता तो बिल्कुल नहीं, अगर निष्क्रियता दिखाई दे तो बिल्कुल गलत। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, हाँ सही है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना यह सही जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। दरअसल अगर हम बात कर लें इसमें, अगर समालोचनात्मक चिंतन की बात करना है कि किस पर, कॉग्निटिव थिंकिंग, तो इस पे क्या, खुले अंत वाले प्रश्नों, वह प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन हो। बिल्कुल सही, अपसारी चिंतन निगेटिव होता है, अपसारी चिंतन निगेटिव के अंतर्गत आएगा और अपसारी चिंतन पॉजिटिव के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो अपसारी चिंतन वह प्रश्न जिनका उत्तर हां या ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यह भी समझ लो कि ये बंधे हुए प्रश्न हैं, है ना। ऐसे प्रश्न देना चाहिए जिसका एक उत्तर नहीं, कई प्रकार से खुले माध्यम से बच्चे उत्तर दे सकें। ठीक, अब देखो अगला कह रहा है कि एक शब्द के जवाब, यह भी रट्टू वाला हो जाएगा। वह प्रश्न जिनमें केवल, जहां केवल दिखे वहां तुरंत काट दो, केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल हो, है ना, यह भी नहीं होगा, है ना। तो कौन सही जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही चला जाएगा। चलो अगला हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा किसकी आवश्यकता होती है। तो समावेशी शिक्षा की अगर हम लोग बात कर लें तो किसकी आवश्यकता होती है? स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम? नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम की नहीं होता है। प्रमोशन स्टेरियोटाइप्स, ये भी नहीं होगा। फिर क्या होता है? अगर हम बात कर लें तो एक इस पर जाएगा, ना मानकीकृत पाठ्यचर्या होगा, ना रूढ़वादिता। रूढ़वादिता तो बिल्कुल नहीं फैलाना है कि बच्चों के बीच में भेदभाव कर रहे, मानकीकृत नहीं होना चाहिए। आगम्य इमारती ढांचा, ये भी नहीं होना चाहिए। विविधता को स्वीकृति देकर, यानी चाहे जिस प्रकार के बच्चे हों सभी के विविधता, यानी भाषा या रूप रंग आदि चीजों को भेदभाव ना करते हुए सबको हमें स्वीकार करना चाहिए, है ना, इस तरह से। जातिवादी भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए अध्यापक के अंदर कि वो जातिवादिता करने का काम करे। अब देखो, ये कह रहा है कि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके
सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी जो सुविधा से वंचित रहे हों बच्चे, उनकी हर एक आवश्यकता के बारे में अध्यापक को समझना चाहिए। आर कह रहा है, एक ही प्रशंसा आर क्या करता है कि पाठचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखनी चाहिए। नहीं, औसत विद्यार्थियों को ध्यान में नहीं रखनी चाहिए, सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ए तो सही है हमारा, लेकिन आर गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। यानी अब इनका खुला देखो, कह रहे हैं कि औसत विद्यार्थी यानी जो पढ़ने में ठीक हो उनको ध्यान में रखो, और जो पढ़ने में ठीक ना हो उनको ध्यान में ना रखो। ये तो गलत है ना। सभी विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देना चाहिए, भेदभाव नहीं करना है। अगला प्रश्न है कि पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता के अंतर्गत आएगा। डिसलेक्सिया इज अ डिसएबिलिटी। तो पठन वैकल्य किस प्रकार की डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा? वो आएगा अधिगम संबंधी विकार में, है ना। रीडिंग, जिसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? पढ़ नहीं कर पाते हैं, बच्चे को पढ़ना नहीं आता है ना। अधिगम संबंधी विकार, संवेदी होगा नहीं, गत्यात्मक होगा नहीं, व्यवहारात्मक भी नहीं होगा। ये अगर जाएगा तो किस पर? अधिगम संबंधी विकार। मैंने पूरा निचोड़ तो आप सभी को समझाया है, वीडियो में जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? चलिए, अगर हम स्वालीनता विकार की बात कर लें तो ये बाधित संप्रेषण है। यानी समाज में ये बच्चे आपस में इंट नहीं कर पाते हैं, यानी बातचीत नहीं कर पाते हैं, समाज से मेलजोल नहीं बना पाते हैं। इस प्रकार के विकार को स्वालीनता विकार कहते हैं, जिसमें बच्चा क्या करता हो? कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। देखो यहां पे लिखा है इम्पायर्ड कम्युनिकेशन। ये कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोमिक डिसऑर्डर। ऑटोमिक डिसऑर्डर किसके अंतर्गत आएगा? तो ये इम्पायर्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, है ना। यानी बच्चा समाज से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता है, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता है। जिसमें बच्चे अपनी बात को दूसरे के सामने व्यक्त ना कर पाए, समाज में कह ना पाए, उसे क्या होता है? इम्पायर्ड कम्युनिकेशन होता है, बातचीत संबंधी विकार। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अधिगमकर्ताओं को के आकलन हेतु एक समान तरीके का इमारत तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत हमें नहीं करना है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यचर्या लागू करना है। अब हमें इसमें से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लगता है कई सारे हमें सही लगते चले आए हैं। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि विभिन्न वर्ग के बच्चे हैं तो विभिन्न प्रकार की हमें समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो एक समान में कहां आएगा? फिर अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल करना, बिल्कुल सही है। उनके पूर्व ज्ञान को शामिल करना चाहिए और उसका संचय करना चाहिए, बिल्कुल सही। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा नहीं करना है ना, अपेक्षा करना है, उपेक्षा नहीं करना। तो हमारा 2 ऑप्शन सही चला जाएगा, जिसमें क्या है? उनके पुराने अनुभवों को शामिल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है ना। अगर बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली है ना, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा प्रश्न हो जाएगा उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछने चाहिए। अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो सरल और आसान प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, हार्ड पूछो। उन्हें चुनौतीपूर्ण, बहुत सही, चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, बिल्कुल सही बात। और जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। अगला है, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। जब प्रतिभावान है तो अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता क्या है? उनसे सफलता की कम उम्मीद, अरे ये कहां हो सकता है? सफलता की अधिक उम्मीद, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही चला जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ना। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। ठीक, अपनी अपनी सोच को व्यक्त करो। ठीक, वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह से कौशल को विकसित कर रही है। दरअसल अगर हम बात कर लें तो घोषणात्मक अधिगम इसके अंतर्गत नहीं होगा, वो कर रही है अधिसंज्ञानात्मक। अधिसंज्ञानात्मक के अंतर्गत वो आएगा कि सभी लोग अपनी अपनी सोच को व्यक्त करो, है ना। प्रतिक्रियात्मक, प्रतिक्रियात्मक में हो जाएगा किसी प्रकार की एक्टिविटी करके दिखाओ, ये प्रतिक्रियात्मक के। और शब्दार्थ, शब्दार्थ मतलब बच्चों को शब्द देना, जैसे कि स्कूल में होता नहीं है, ए से तुम बोलो, बी से तुम बोलो, गेम खिलवाना, तो गेम के अंतर्गत शब्द वाला आ जाएगा। ये आ जाएगा इसमें जो सभी बच्चों को चिंतन करके सोचने की बात की जा रही है, उसके अंतर्गत ही आ जाएगा। एक 104 प्रश्न हमारा आ गया आप सभी के सामने। चलो बताओ, 104 प्रश्न है हमारा आप सभी के सामने, उत्तर फटाक से बताओ आप सभी लोग। कह रहा है विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डॉट डॉट होता है मूर्त और अत्यधिक जटिल। विद्यार्थी सीखने पर मूर्त और अत्यधिक जटिल नहीं होना चाहिए। मूर्त तो दिखाई देना मूर्त होना चाहिए, अत्यधिक जटिल नहीं होना चाहिए। जिस लेवल के विद्यार्थी हो उस लेवल के हमारे प्रश्न होने चाहिए, है ना। अगला, उनकी वास्तविक दुनिया, बहुत सही। अगर किसी बच्चों को उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ प्रश्न पढ़ाया जाए, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, और अगर आप सभी की वास्तविक दुनिया से जोड़ दिया जाए तो बहुत ही मजा आता है क्लास पढ़ाने में, है ना, और बच्चों को समझने में भी। और क्या है, प्रासंगिक, अप्रासंगिक। प्रासंगिक होना चाहिए, अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं, नहीं थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना हो, है ना। तो हमारा ऑप्शन 2 सही चला जाएगा, यानी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आर और ए के बीच में हम लोग देखते हैं, तब तक आप लोग पढ़ के बताओ फटाफट से। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की प्रगति, विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। हाँ, मापा जा सकता है काफी हद तक, है ना। लेकिन अगर हम विकास की बात कर लें तो हर बच्चों में विकास की दरी डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे अधिक गुणवान होते हैं, कुछ बच्चे उनसे कम, कुछ बच्चे मंद बुद्धि के। तो हम सभी बच्चों के विकास की दरी एक बच्चे के हिसाब से नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो ये हमारा प्रश्न गलत चला जाएगा। यानी एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी के क्रम के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है, गलत है, क्योंकि सभी बच्चों को नहीं मापा जा सकता है। अगला कह रहा है, आर कह रहा है विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। एक समान नहीं होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है बाबू। तथा सभी सांस्कृतिक प्रवेश में समान रहता है। नहीं, सांस्कृतिक प्रवेश में भी समान नहीं रहता, डिफरेंट रहता है। तो ये क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है, कहां सही कर रहा है, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नहीं, आर भी गलत है ना। ए सही है लेकिन आर गलत है, काहे सही है बताओ। ए आर दोनों गलत हैं, ये सही ऑप्शन जाएगा चौथा। ए और आर दोनों गलत हैं भैया। अगला टॉपिक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त देख करके किसी के बारे में पता लगाना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास कराना चाहिए। जी नहीं, जब बच्चे के अंदर मूर्त संक्रियात्मक सोच विकसित करने वाला स्टेज है, अवस्था है, तो अमूर्त कैसे करा सकते हैं। अगला प्रश्न, वस्तुओं और विचारों को जटिल रूप से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। बिल्कुल, अगर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और बच्चे के सामने जटिल विचार या वर्गीकृत करने के लिए उन्हें दिया जाए तो बच्चा शायद
कर ले जाए, है ना। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। जी नहीं, ऐसा सोच नहीं देना चाहिए, ये तो बहुत हार्ड लेवल का हो जाए, बड़े बच्चों के लिए हो जाएगा। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ के आवश्यकता हो, इसको भी नहीं देना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक पूर्ण की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक, 30 प्रश्न लेकर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। अच्छा, सुविधा वंचित यानी सभी प्रकार की सुविधाओं से जो बच्चे वंचित थे उनको अगर हम एक निम्नलिखित क्रम में रखें तो उसमें कैसा अवरोध उत्पन्न होगा। रूढ़वादी, रूढ़बद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम होगा नहीं, है ना, ये सही लग रहा है। रचनात्मक आकलन, ये भी नहीं होगा। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, ये भी नहीं होगा। अगर उनमें उत्पन्न होगा रूढ़बद्ध और स्थापित धारणाएं, देखो रूढ़बद्ध और स्थापित धारणाएं उत्पन्न होंगी, वो बच्चा खुद से छोटेगा यार, उसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के सोच आएंगे, बच्चों को देख करके, पहनावा देख करके, आज चीजों को देख करके। इसीलिए तो स्कूलों में ड्रेस लागू किया जाता है कि किसी भी बच्चों के अंदर ऐसी भावना ना आने पाए। अगला हमारा टॉपिक है कि डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया तो स्केच संबंधी हो ही जाएगा, है ना। डिस्ग्राफिया सुनते ही ठोंक दो, तो डिस्ग्राफिया को पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं। वाचन जो है वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आ जाएगा, और हियरिंग जो है, हियरिंग सीइंग, ये देखने संबंधी विकार आएगा या सुनने संबंधित। सुनने संबंधित विकार किसके अंतर्गत आएगा। डीप एंड डम। अगला है दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको आसानी के साथ साझा करने के लिए टीचर को ऐसे करिकुलम प्रदान करना चाहिए जिससे बच्चा कर ले जाए। जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्यामपट पर लिखनी चाहिए। जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो श्यामपट पे लिखने से क्या फायदा, है ना, गलत, सीधा लगा दो टिक। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, नहीं, बाधित नहीं करना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए। मैं उत्पन्न पढ़ गया था इसे। फिर कह रहा है लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, जो लिखित सूचना हो उसे बोल करके सुनाओ, ताकि देख तो नहीं पा रहा है बच्चा, सुन तो ले ही रहा है। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देने चाहिए। ऐसा नहीं है, हार्ड टास्क भी दे सकते हो, बस ऐसे बच्चों को हार्ड टास्क भी दे सकते हो, लेकिन करना क्या है कि उन विद्यार्थियों के लिए वैसे करिकुलम का व्यवस्था करो, टच करके कोई चीज देख पाना, समझ पाना, महसूस करना, ऐसी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, है ना। जैसे ब्रेल लिपि वाले शब्द को प्रयोग कराना चाहिए। ब्रेल लिपि की अगर प्रश्न आ जाए तो लुइस ब्रेल ने करवाया था, बनाया था, 6 डिजिट को बनाया था लुइस ब्रेल ने। Which of the following typical identify of characteristics of a student with autism? Oh, ऑटोमिज्म, बोल संबंधी विकार। इंपायर्ड कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आ जाएगा, ऊपर भी बता चुका हूं, है ना, ये कई बार प्रश्न ये सब पूछा गया है ना। स्वालीनता विकार जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है।
तो ऐसे विद्यार्थी समाज में अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। एम्पायर कम्युनिकेशन स्किल। अगला प्रश्न है कि बच्चों में प्रगतिशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है ना। गिफ्टेंस इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टरिस्टिक्ड बाई, किस प्रकार से होती है, तो छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। अक्षमता आ गया, अगर यहां पे क्षमता आ जाता तो सही हो जाता, लेकिन अक्षमता आ गया। कार्य करने को आसानी से छोड़ देना, छोड़ नहीं देना है, पूरा काम फिनिश करना है, चाहे गलत हो या सही हो, है ना। बोधगम्यता का उच्च स्तर, हाँ ये सही है। बोधगम्यता इज क्या है, हाई लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन, ये सही जाएगा। हाई लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन सही जाएगा। लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का निम्न स्तर, बुद्धि का निम्न स्तर नहीं जाएगा। A school should emphasize on curriculum aimed at the constructing new knowledge. Children are capable of the constructing and interpreting new knowledge with support of teacher. Choose the correct option. Both are true. A and R also true. विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही। ए आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा स्कूल शुड एम्फेसिस ऑन, विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए, है ना। सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, बिल्कुल नहीं। ज्यों का कह देना तो रटाना हो जाएगा, है ना। पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक से सीखना, पाठ्य पुस्तक से सीखना भी रटना हो जाएगा। समाज से भी सीखो, एक्टिविटी करके सीखो। संदर्भ रहित अधिगम, ये सही जाएगा। अगला रचनात्मक, नहीं गलत चला जाएगा। रचनात्मक सबसे बेहतर जाएगा, सही ये भी लग रहा है, लेकिन सीटेट में ऐसे होता है कि दो प्रश्न अगर दो गलत चला गया तो दो ऐसा लगेंगे कि सोचने में नहीं आएगा कि कौन सा सही कर दूं, है ना। रचनात्मक ज्यादा बेहतर जाएगा। अगला प्रश्न है और 114 प्रश्न है ना। ताकि जितना प्रश्न और था वो मैं सारा करा के अपने YouTube चैनल पे डाल चुका हूं। कह रहा है प्रेरक अधिगम प्रवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है ना। प्रेरक अधिगम प्रवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना नहीं भैया, बढ़ावा देने की बात की जानी चाहिए। यहां पे बढ़ावा दो, कम मत करो। अगला है कि स्व आकलन हेतु अवसर देना, हाँ ये सही है। बच्चों को स्वयं आकलन करने का अवसर प्रदान करो। विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, हाँ ये तो सही है भैया। प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, ये भी सही आ रहा है। मानकीकृत तो गलत जाएगा। अब देखो ये टकराया। स्व आकलन हेतु अवसर देना, सभी बच्चों को स्वयं आकलन करने का अवसर प्रदान करना। प्रतियोगी भावना, देखो प्रतियोगी भावना से ज्यादा ये सही जाएगा यहां पे, लेकिन ये भी पॉजिटिव है काफी हद तक। प्रतियोगी, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना, अच्छा हाँ 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 हाँ। अगर विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना, एक दूसरे कंपटीशन कराना, है ना, किसका कम है ज्यादा, तो हमें
इस तरह से कंपटीशन नहीं कराना है। लेकिन अगर हम लोग शिक्षा नीति के, अगर हम लोग शिक्षा के आधार पर बात कर लें तो विद्यार्थियों में थोड़ा प्रतियोगिता करवाते रहना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के क्या नाम है, नॉलेज में इंप्रूव होता है और उनमें सीखने की भावना जागृत होती है। तो प्रतियोगी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस दृष्टिकोण से नहीं है। अगला प्रश्न है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिक्षेप विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आर कह रहा है, तर्क दे रहा है कि योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिक्षेप विद्यार्थियों को अधिगम प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अब प्रेरित करना चाहिए। यह भी कहीं ना कहीं सही है ना, अब प्रेरित करना चाहिए। क्या है, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता से सत्व संबंधी परिक्षेप विकसित करना, नहीं, परिक्षेप विकसित करना के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, है ना। अगला कह रहा है योग्यता को अस्तित्व संबंधी परिक्षेप विद्यार्थियों के अस्तित्व संबंधी नहीं, अस्तित्ववादी नहीं बनाना है ना। विद्यार्थियों के अधिगम प्रभावशाली, ये दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत जाएगा। ऐसा कोई चीज नहीं बच्चों को सिखाना जिससे उनमें भेदभाव की भावना उत्पन्न हो। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना होती है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना उत्पन्न होती है। दरअसल अगर हम बात कर लें अपसारी चिंतन में होगा नहीं, कार्यात्मक स्थिरता, अगर कार्य में स्थिरता आ जाए तो अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव हैं। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ये अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी सही है, और विसरात्मक लेखन फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी सही है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग, ये भी सही है, सही जाएगा। अगर कार्य में स्थिरता आ जाए, पढ़ाना बंद कर दिया जाए तो ये चीज बाधा उत्पन्न करेगा, बच्चों के ज्ञान में रुकावट आ जाएगी। अगला प्रश्न है अभिकथन अध्यापकों को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनके अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें, है ना। अध्यापकों को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखा करने के बजाय उन पर चर्चा करें। सही है, ये तो काफी हद तक सही है, अनदेखा नहीं करना चाहिए। और ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने प्रवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं, और ये अधिगम की प्रक्रियाओं में अर्थपूर्ण सही विकल्प चुनिए। देखो इसमें ए और आर दोनों सही जाएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अगर उनमें कोई गलती है उसको दूर ना किया जाए तो उसकी एक वैकल्पिक अवधारणा बना लेते हैं अपने मन में, और उसे किसी और के पास सामने शेयर भी नहीं कर पाते हैं, और उन गलतियों को कंटिन्यू अपने दिमाग में चलाते रहते हैं ना। तो ये तो बच्चों के अंदर होता है, और अगर किसी बच्चे के अंदर किसी प्रकार की भ्रांति है तो उसे हम अध्यापकों का दायित्व बनता है कि उसे दूर किया जाए, ना कि उसको बढ़ावा दिया जाए। यानी डांट के हमें दबाना भी नहीं है उसकी गलतियों को। अगला प्रश्न है भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से परिभाषित करती हैं, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्मृति पर भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि स्मृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्मृति पर भी प्रभाव पड़ेगा। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। नहीं, गलत है, क्योंकि स्मृति पर भी प्रभाव डालती है ना, और अधिगम पर भी, दोनों पर प्रभाव डालेगी। अगला कह रहा है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही स्मृति को, ये देखो ये सही प्रश्न आ गया, दोनों पर प्रभाव डालती है। जो भावनाएं होती हैं, भावनाओं में बह जाते हैं बच्चे, है ना, टीचर भी भावनाओं में बह जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, ना तो अधिगम को प्रभावित करती है और ना ही स्मृति को, दोनों प्रभावित करती है। यार ये कैसे कह सकते हो कि नहीं करती है। तो दोस्तों
119 प्रश्न हमारे सामने हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य क्या हो, अप्रासंगिक हो। गलत, अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए, प्रासंगिक कार्य होना चाहिए भैया, है ना, उनके जीवन से संबंधित है, ये बिल्कुल सही, तीसरा सही जाएगा। बिना किसी चुनौती होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होना चाहिए। अब कक्षा 5 के पढ़ने वाला बच्चा है, इंटर लेवल का सवाल पूछ लो, इतना बड़ा चुनौती दे तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन कक्षा 5 का बच्चा है तो 5 लेवल का दे सकते हो। बहुत ही अमूर्त नहीं होना चाहिए, मूर्त चिंतन ज्यादा मात्रा में कराओ पहले छोटे बच्चों से। अब लास्ट प्रश्न और 120 प्रश्न हमारे सामने हैं। बाकी प्रश्न हमारे YouTube चैनल पे जाके आप सभी लोग देख सकते हैं, उस पे पड़ा हुआ है। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दरअसल अगर हम बात कर लें तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए, पूर्व ज्ञान को अनदेखी नहीं करनी चाहिए, पूर्व ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, नहीं कम नहीं करना चाहिए, यहां पे बढ़ावा देना चाहिए, तो ये भी गलत जाएगा, निगेटिव है। विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, जी नहीं, बचना नहीं चाहिए। शब्द जाल, हाँ शब्द जाल से बचना चाहिए, हाँ ये सही है। विषय में अगर किताबी कीड़ा है, किताब में कोई शब्द जाल दिया है तो उससे बचना चाहिए, तोड़ तोड़ के अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसे बनाना चाहिए, इस प्रकार का करिकुलम होना चाहिए, ये सही है। इतना खतरनाक तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि दिमाग घूम जाए। अब हमारे पास है 121 क्वेश्चन, जिसको मैं आप सभी के लिए दे रहा हूं, और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही जाएगा। हम देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करके बताते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही जाएगा। यह है HW, क्या है? HW। HW वर्क, इसको आप सभी लोग करके बताओगे कि कौन सही है।